हेलो बच्चों। विधान ऑनलाइन क्लासेस में आज फिर से आप सभी का स्वागत है। हम कार्बन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। इसके पहले हमने नोमेनक्लेचर पढ़ा था, आईयूपीएसी नामकरण। आज हम आईयूपीएसी नामकरण से संबंधित ही नामकरण से संबंधित एक छोटा सा टॉपिक है, रूढ़ पद्धति और व्युत्पन्न पद्धति द्वारा कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। क्या है ये? जैसे हमने कार्बनिक यौगिकों का, कार्बनिक यौगिक मतलब जितने भी कार्बन से बने यौगिक थे उनका हमने आईयूपीएसी पद्धति द्वारा जैसे नामकरण किया था, वैसे ही आईयूपीएसी के पहले मतलब पुराने जमाने में क्या था, जब आईयूपीएसी ने ये नियम नहीं दिए थे उसके पहले भी यौगिकों को कुछ ना कुछ बोला जाता था। तो उस जमाने में जो यौगिक थे उनके जो नाम दिए गए थे, उनके नाम उनके गुणों के आधार पर या फिर उनके प्राकृतिक स्रोत के आधार पर, मतलब जहां से वह प्राप्त हुए, जहां से वो सबसे ज्यादा मिलते हैं, कोई भी कार्बनिक यौगिक जहां सबसे ज्यादा मिलता है उस जगह के आधार पर इन यौगिकों के नाम दिए गए और उस पद्धति को बोला गया रूढ़ पद्धति। ठीक है ना? तो रूढ़ पद्धति क्या है? क्या है रूढ़ पद्धति? इसमें जो नामकरण किया गया वो किसके आधार पर कि प्रकृति में हमारे आसपास के जो वातावरण है उसमें वो कहाँ पाए जाते हैं सर्वाधिक। तो एक तो प्राकृतिक स्रोत के आधार पर या फिर उनके गुणों के आधार पर। ठीक है? रूढ़ पद्धति में जो नाम दिया गया या तो प्राकृतिक स्रोत के आधार पर या फिर उनके गुणों के आधार पर नाम दिया गया, उनका नाम रख दिया, जैसा उसका गुण है वैसा उनका नाम रख दिया, या फिर जहां से वो प्राप्त हुए वहां से नाम रख दिया गया। ठीक है? कुछ भी नहीं है रूढ़ पद्धति में, बहुत छोटा टॉपिक है। बस ये है कि हाँ हमारी बुक में है इसीलिए हमें पढ़ना जरूरी है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हमें पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये ऐसे नाम है जो हम आगे की क्लासों में अभी भी सबसे ज्यादा लेते हैं। मतलब आईयूपीएसी से ज्यादा रूढ़ नाम से जाना जाता है कुछ कार्बनिक यौगिकों को। कुछ के बारे में पढ़ेंगे, कुछ ही कार्बनिक यौगिकों के अपन रूढ़ नाम देंगे, ज्यादा इसमें कोई लंबे चौड़े नाम नहीं है आईयूपीएसी की तरह। इसमें कुछ ही कार्बनिक यौगिक है, उनके नाम हम रूढ़ पद्धति के आधार पर देखेंगे और वो कहाँ से प्राप्त हुए या कहाँ से उनके वो नाम पड़े वो हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है? तो रूढ़ पद्धति में एक तो याद रखो प्राकृतिक स्रोत और गुणों के आधार पर। रूढ़ नाम से पता लग रहा है, मतलब कोई पुरानी पद्धति नामकरण की, पहले से नाम चले आ रहे हैं कार्बनिक यौगिकों के। आईयूपीएसी ने जब नाम नहीं दिए उसके पहले से नाम चले आ रहे हैं। ठीक है? सिंपल है। तो हम देख लेते हैं कि रूढ़ पद्धति में कौन कौन से नाम दिए गए। जैसे मान लो एक टेबल बनाता हूँ, जैसे मैं एक में समझाता हूँ CH4। CH4 का नाम वैसे क्या है? मेथेन। CH4 को क्या बोलते हैं? मेथेन। लेकिन रूढ़ पद्धति में इसका नाम है मार्श गैस। देखो ये एक गैस होती है, मेथेन एक गैस होती है। इस गैस का रूढ़ पद्धति में जो नाम दिया गया, पुराने जमाने में इसका नाम दिया गया था मार्श गैस। क्यों दिया गया मार्श गैस? क्योंकि ये मार्शी स्थानों पर, अब मार्शी का मतलब दलदली स्थानों पर, मतलब देखो जहां दलदल होता है ना, दलदल जहाँ पे जमीन में बहुत जहाँ पे बिल्कुल ऐसी सतह होती है जहाँ पे कीचड़ होता है, हम कहें कि और बहुत भयंकर वाला कीचड़, तो जो बहुत समय से दलदली स्थान है, तो दलदली जगहों पे क्या होता है, वहां से हम जाएंगे तो वहां बदबू सड़ती है, बिल्कुल सड़ान सी जाती है अगर तुम कहीं दलदली स्थान पे जाओगे तो उस दलदल से जो गैस निकलती है वो गैस कौन सी होती है? CH4 मेथेन गैस निकलती है, दलदल से निकलती है, इसीलिए पहले के जमाने में इसको क्या बोला जाता था? मार्श गैस। आई बात समझ में? तो मार्श गैस कहां से नाम पड़ा? मार्शी। मार्शी का नाम दलदल है, मार्शी स्थान मतलब दलदली स्थान। आई बात समझ में? तो इस तरह नाम दिए गए अनेक यौगिकों के। हम देख लेते हैं किन किन यौगिकों के क्या क्या नाम दिए गए, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देख लेते हैं हम कौन कौन से यौगिक हैं। जैसे CH4 के बारे में मैंने बताया, CH4 का रूढ़ नाम क्या है? मार्श गैस। क्यों है रूढ़ नाम? क्योंकि ये कहां से प्राप्त हुए? ये प्राप्त हुए आपको
दलदल मतलब मार्शी स्थान। कहाँ से प्राप्त हुए आपको? दलदल से। दलदल से ये गैस निकलती है, इसीलिए CH4 को क्या बोला गया? मार्श गैस। इसके बाद CH3COOH बहुत इंपॉर्टेंट है। CH3COOH को हम इसके रूट नाम से ही जानेंगे अधिकतर, ठीक है ना? क्या नाम है इसका? काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। CH3COOH एक अम्ल है जिसका नाम है एसिटिक अम्ल। कहाँ पाया जाता है? आपके घरों में। कहाँ से निकला? घरों में। अधिकतर घरों में सिरका होता है ना, सिरका। अब इस सिरके का जो लैटिन नाम है वह है एसीटम। लैटिन भाषा में सिरके को क्या बोला जाता है? एसीटम। तो सिरके में जो अम्ल पाया जाता है वो कौन सा अम्ल होता है? सिरका होता है ना, जो अचार को सुरक्षित रखने के काम आता है। सिरका डालते हैं ना, जैसे बहुत से खाद्य पदार्थ सॉस वगैरह में सिरका डाला जाता है ताकि सॉस लंबे समय तक खराब नहीं होता। अचार में डाला जाता है जिससे अचार लंबे समय तक खराब नहीं होता। तो ये जो सिरका है, सिरके में जो अम्ल पाया जाता है वो कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल, मतलब CH3COOH। तो ये सिरके से मिला है, इसीलिए सिरका मतलब एसीटम। सिरके का क्या नाम है? लैटिन नाम एसीटम। एसीटम से मिला है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? एसिटिक अम्ल। HCOOH इसका नाम है फॉर्मिक अम्ल। ये भी काफी इंपॉर्टेंट नाम है। HCOOH काफी बार आता है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल कहाँ से प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है फॉर्मिका। क्या है भाई ये फॉर्मिका? क्या पता है यार ये फॉर्मिका क्या है? कभी सुना ही नहीं हमने तो नाम, ठीक है ना? फॉर्मिका एक सूक्ष्म जानवर है जो भी सभी घरों में पाया जाता है, जिसे बोलते हैं चींटी। फॉर्मिका चींटी का नाम है। चींटी जो डंक भरती है ना, या डंक क्या, चींटी स्थापित करती है इस अम्ल को डंक भरने के पहले। तो हम तो लिखते हैं चींटी से। फॉर्मिका मतलब चींटी। तो फॉर्मिका से मिला ये, इसीलिए इस अम्ल को क्या बोला? फॉर्मिक अम्ल। मतलब चींटी जब अपने को काटती है ना, तो काटने के पहले क्या करती है वो? काटने के पहले वो यहाँ हमारी बॉडी पे एक अम्ल स्थापित करती है जिससे वो फूल जाता है, या तो लाल लाल दापर टाइप हो जाते हैं बहुत बड़े बड़े। वह क्यों होते हैं? क्योंकि चींटी क्या करती है, पहले हमारे शरीर पे अम्ल स्थापित कर देती है जिससे हमारी त्वचा क्या है, मुलायम हो जाती है ताकि उसका डंक आसानी से घुस जाए। तो फॉर्मिका से मिलता है ये, मतलब चींटी से मिलता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मिक अम्ल। और क्या है? CH3OH इसका नाम है कास्ट स्प्रिट। क्या नाम है इसका? कास्ट स्प्रिट। कास्ट जानते हो क्या होता है? कास्ट, कास्ट मतलब लकड़ी। तो ये लकड़ी से मिलता है, लकड़ी के भंजन आसवन से, लकड़ी से प्राप्त होता है। लकड़ी का जब आसवन करते हैं उससे प्राप्त होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कास्ट स्प्रिट। आई बात समझ में? और क्या है? और है लैक्टिक अम्ल। क्या है लैक्टिक अम्ल? ये लैक्टिक अम्ल का सूत्र है। दूध दही में पाया जाता है ये, जिसे दूध को क्या बोला जाता है? दूध का लैटिन नाम है लैक्टम। ये सब लैटिन नाम से, लैटिन भाषा है, लैटिन भाषा से लिए गए हैं ये। तो इसीलिए इसका नाम क्या है? लैक्टिक अम्ल, क्योंकि ये लैक्टम में पाया जाता है। लैक्टम मतलब दूध में, दूध से पाया जाता है ये, या दूध के अंदर उपस्थित होता है लैक्टिक अम्ल। ये उसका सूत्र होता है। तो जहां जहां वो मिलते हैं उनके आधार पे इनके नाम रख दिए। अब लैटिन लोग ज्यादा पढ़े हुए थे, इसीलिए उन्होंने उनके नाम पे रखे ये लैक्टिक अम्ल। अब ये हिंदुस्तानी नाम नहीं है, ये सब लैटिन भाषा के नाम है, वहीं से लिए गए। लेकिन इसको हिंदुस्तान में दूध कहा जाता है, इसको हिंदुस्तान में सॉरी, हाँ, फॉर्मिका को हिंदुस्तान में चींटी कहा जाता है, एसिटम को हिंदुस्तान में सिरका कहा जाता है। इस तरह ये प्राप्त होते हैं और इस तरह इनके ये रूट नाम है।
बस आपको ये याद रखना है, जिसमें मैं आपको बता दूं ये और ये काफी बार आएंगे आपके। आप जब बड़ी क्लासों में जाओगे 11th 12th में, तब भी ये लैक्टिक अम्ल ये फिर भी आएगा तो सही, इतना नहीं आएगा, लेकिन ये दोनों तो काफी बार आएंगे। ये नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। याद रख लो CH3COOH, इसका जनरल नाम याद रख लो। जनरल नाम मतलब रूट नाम इसका याद रखो आप, क्या है ये, एसिटिक अम्ल। जब भी हम बात करेंगे, आगे भी हम भी बात करेंगे कि एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल समझ जाना CH3COOH, फॉर्मिक अम्ल समझ जाना HCOOH। समझ गए। तो ये है कुछ रूट नाम। अब इसमें एक और टॉपिक बच रहा है, पहले तो आप अगर उतारना चाहो तो ये उतार लो, इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, स्टार है मतलब ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और छोटा सा इसमें टॉपिक बच रहा है, शाखा के आधार पे भी रूट नाम दिए गए, वो कैसे दिए गए कार्बनिक यौगिक शाखा के आधार पे, इसके बाद में बताता हूँ, इसको उतार लीजिए। तो रूट नाम में एक और टॉपिक बच रहा है, शाखा के आधार पे नाम दिया जाता है कार्बनिक यौगिकों का। कैसे दिया जाता है, जैसे मान लो अगर कार्बन की सीधी चेन है, अगर कार्बन की सीधी श्रृंखला है, तो इस सीधी श्रृंखला को बोला जाता है, बिल्कुल सामान्य है, सीधी है, कहीं भी शाखा नहीं निकल रही, तो सीधा है, सामान्य है, तो सामान्य है मतलब नॉर्मल है, तो इसको बोला जाता है नॉर्मल, ठीक है ना। मतलब इसके नाम के आगे लगाया जाता है नॉर्मल। जैसे कितने कार्बन वाला यौगिक है, 5 कार्बन वाला, तो इसे बोलेंगे नॉर्मल पेंटेन। पेंटेन है ये, कौन सा वाला पेंटेन है, नॉर्मल पेंटेन। आई बात समझ में। अब शाखा के आधार पर अगर सीधी सीधी श्रृंखला है, तो कोई शाखा नहीं है तो नॉर्मल है, तो मतलब नॉर्मल पेंटेन। अगर मान लो इस तरह का समूह जुड़ा हुआ है, मतलब किसी कार्बन के एक शाखा निकले, मान लो ये सीधी चेन है, यहाँ पे कुछ जुड़ रहा है, यहाँ मान लो कोई कार्बन ही जुड़ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ जुड़ा हुआ है, तो ये जो समूह होता है ना, ठीक है ना, ये समूह कहीं जुड़ रहा है, मान लो किसी एक्स श्रृंखला में जुड़ रहा है, कोई भी एक्स श्रृंखला है, कार्बन श्रृंखला, उसमें ये समूह जुड़ रहा है। ये समूह जहां से एक शाखा निकलती है एक कार्बन से, सीधी सीधी चेन है, यहाँ से एक शाखा निकलती है, तो इसे बोला जाता है, इस समूह को आइसो, क्या बोला जाता है इसको, आइसो, आइसो ऐसे भी, ठीक है। आई बात समझ में। तो इसे बोला जाता है आइसो। मतलब अगर जैसे मान लो मैं उदाहरण देता हूँ CH3CH3CH3, ठीक है ना, तो यहाँ देखोगे ये समूह कौन सा है, आइसो, क्योंकि एक कार्बन से एक शाखा निकल रही है, ये सीधी सीधी श्रृंखला चल रही है, शाखा कैसे निकल रही है, एक सीधी सीधी श्रृंखला, यहाँ एक कार्बन से एक शाखा निकल रही है, तो इस समूह को बोला जाएगा आइसो। अब इसका नाम क्या, नाम कैसे देंगे, ध्यान से देखना। पहली बात तो ये याद रखना, रूढ़ पद्धति IUPAC पद्धति नहीं है, ठीक है ना। रूढ़ पद्धति उसके भी पुराने वाली पद्धति है, और जो नाम है ना, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, ये सब नाम पहले से ही आ गए थे। ऐसा नहीं है कि ये नाम IUPAC ने दिए, IUPAC ने तो इनको भी आधार माना है, लेकिन ये एथ, मेथ, प्रोप, ब्यूट ये पहले से आ गए थे। इसीलिए रूढ़ में क्या हुआ, रूढ़ में ये नहीं देखा जाता कि मुख्य कार्बन श्रृंखला कौन सी है, रूढ़ पद्धति में क्या देखा जाता है, कुल कितने कार्बन हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट डाल के लिख लो, रूढ़ पद्धति में कुल कार्बन की संख्या देखी जाती है, ठीक है। जैसे मान लो इसका नाम है, अब मैं दोनों नाम बताता हूं, इसका जो रूढ़ नाम होगा, रूढ़ नाम क्या होगा इसका, आइसो वाला समूह है, तो आइसो, कितने कार्बन है, कुल कार्बन कितने हैं, 4, तो आइसो ब्यूटेन। अब यही मैं आपको फर्क बता दूंगा IUPAC में, इसका IUPAC नाम क्या होगा, IUPAC नाम के लिए मुख्य कार्बन श्रृंखला सेलेक्ट करनी पड़ेगी, बताया था IUPAC में मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। अब नंबरिंग करते हैं 1 2 3, कौन से नंबर पे ये प्रतिस्थापी है, मुख्य कार्बन श्रृंखला से जो भी बाहर होता है वो प्रतिस्थापी होता है, दूसरे नंबर पे प्रतिस्थापी है,
तो कौन सा वाला प्रतिस्थापी, मेथिल। तो 2 मेथिल, मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, इसीलिए प्रोपेन। तो भैया रूट नाम क्या है इसका, आइसोब्यूटेन, और आईयूपीएसी नाम है 2 मेथिल ब्यूटेन। ठीक है, और उदाहरण करें, जैसे मान लो ये है CH3CH2CH3CH। ठीक है, इसका रूट नाम क्या है, रूट नाम और आईयूपीएसी नाम बताओ, जल्दी से लिखो अपनी अपनी कॉपी में, तुम दोनों निकालो। रूट नाम क्या होगा, रूट नाम होगा इसका, आइसो समूह है, देखो ये आइसो समूह है, तो रूट नाम होगा इसका आइसो। कुल कार्बन कितने हैं, 5, आइसोपेंटेन। और इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, आईयूपीएसी नाम के लिए मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करो, नंबरिंग करो, जिधर प्रतिस्थापी पास होते हैं उधर से अंकन करते हैं। प्रतिस्थापी कौन सा है, मेथिल, कौन से नंबर पे, दूसरे नंबर पे, 2 मेथिल हो गया प्रतिस्थापी का नाम। अब मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन, 4 कार्बन मतलब ब्यूट, और एकल बंध है मतलब एन। तो ये इसका रूट नाम, ये इसका आईयूपीएसी नाम। आई बात समझ में। अब 3 तरह के होते हैं ये शाखा के आधार पे। अब मैं तुम्हें तीसरा भी बताता हूं पहले, फिर मैं इसको अच्छे से लिख दूंगा तुम्हारे लिए उदाहरण से। तीसरा क्या है, तीसरा है अगर एक कार्बन से, जैसे ये सीधी सीधी चेन चल रही है, मान लो ये एक्स है, यहाँ पे ये कार्बन वाली चेन है सीधी सीधी, यहाँ पे अगर एक कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए होते हैं या 2 CH3 समूह जुड़े हुए होते हैं, तो इस श्रृंखला को बोलेंगे, इसको बोलेंगे नियो। क्या बोलेंगे इसको, नियो। मतलब इसके नाम के पहले क्या लग जाएगा, नियो। जैसे इसी का नाम देख लेते हैं हम, ये है नियो। कुल कार्बन, रूट में क्या देखना है, कुल कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 6 कार्बन का मतलब हेक्सेन। इसका नाम हो गया नियो हेक्सेन। आई बात समझ में। इस तरह शाखा के आधार पे 3 प्रकार की शाखा होती है, आइसो, नियो और नॉर्मल। सबसे पहले अशाखित मतलब नॉर्मल, इसमें कोई शाखा नहीं है, नॉर्मल है। और एक शाखा है तो आइसो, एक ही कार्बन से एक शाखा निकल रही है तो आइसो, एक ही कार्बन से 2 शाखाएं निकल रही है, ये और ये 2 शाखाएं, इधर एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, तो ये क्या है, नियो। आई बात समझ में, सिंपल है। अब मैं इसको अच्छे से जमा के लिखता हूँ आपके लिए, समझ में आना चाहिए। अच्छा, इसका आईयूपीएसी नाम बताओ। चलो हम उदाहरण में देखते हैं इसका आईयूपीएसी नाम क्या है। तो बच्चों दोबारा देखते हैं, हम मैंने जमा के लिख दिया। शाखा के आधार पर 3 प्रकार के, नॉर्मल, नॉर्मल को एन भी लिखते हैं, आइसो और नियो। अब अगर इस कार्बनिक यौगिक का हमें नॉर्मल या रूट नाम लिखना है, तो रूट में क्या लगाएंगे, कितने कार्बन है कुल, पहले तो कुल कार्बन देख लो कितने हैं, 4 मतलब ब्यूटेन। उसके आगे क्या लगा दो, कोई शाखा है क्या, नहीं है, मतलब नॉर्मल, एन ब्यूटेन। आई बात समझ में। तो रूट नाम क्या है इसका, एन ब्यूटेन। आईयूपीएसी नाम देखने के लिए क्या करें, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, कोई प्रतिस्थापी है क्या, नहीं है, मुख्य कार्बन श्रृंखला में 4 कार्बन मतलब ब्यूटेन। ठीक है, तो रूट में इसका एन ब्यूटेन नाम है और आईयूपीएसी में ब्यूटेन नाम है। इसी प्रकार अगर ये होता 5 कार्बन वाला, हाइड्रोजन लग जाएंगे, तो रूट नाम इसका होगा एन पेंटेन और आईयूपीएसी नाम होगा इसका केवल और केवल पेंटेन। ठीक है ना। जैसे इसको देखो, आइसो समूह जुड़ा हुआ है, आइसो समूह जुड़ा हुआ है, तो रूट नाम क्या होगा इसका, रूट नाम होगा पहले तो बताओ कितने कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन मतलब ब्यूटेन। सिंपल देखना है, कुल कितने कार्बन, 4 कार्बन मतलब ब्यूटेन। शाखा वाला, एक शाखा वाला मतलब आइसो। ठीक है ना, तो आइसो ब्यूटेन। आईयूपीएसी नाम के लिए ये मुख्य कार्बन श्रृंखला, ये प्रतिस्थापी कौन से नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तो 2 मेथिल। अब मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है, 3 कार्बन मतलब प्रोपेन। आप अपने घर पे प्रैक्टिस करना इस चीज की। यहाँ पे रूट नाम, कुल कितने कार्बन, 5 कार्बन मतलब पेंटेन। एक कार्बन से 2 शाखा निकल रही है मतलब आगे लगा दो नियो, नियो पेंटेन। आईयूपीएसी नाम,
ये मुख्य कार्बन श्रृंखला है, 2 प्रतिस्थापी हैं, कौन कौन से नंबर पे है मुख्य कार्बन श्रृंखला, तो ये 1 2 3 नंबरिंग इधर से करेंगे तो ये दूसरे नंबर पे आएगा। तो 2 नंबर पे दोनों प्रतिस्थापी हैं, तो 2, 2 है मतलब डाई मैथिल। अच्छा, मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है? 3, तो प्रोपेन, ये इसका आईयूपीएसी नाम होगा। आईयूपीएसी नाम में इसका प्रोपेन आया मुख्य कार्बन श्रृंखला का, और यहाँ केवल हम क्या देखते हैं, कुल कितने कार्बन है। आई बात समझ में? ये मैंने उदाहरण समेत बता दिया आपको। ये रूढ़ पद्धति का दूसरा भाग है। इस तरह बस ये रूढ़ पद्धति में ये 2 ही टॉपिक हैं जो मैंने आपको पहले नाम बताया वो वाले, और ये शाखा के आधार पर रूढ़ पद्धति में किस प्रकार नाम दिए जाते हैं। ठीक है, सिंपल। ठीक है, अब हम चलते हैं व्युत्पन्न पद्धति पर। तो व्युत्पन्न पद्धति क्या है? व्युत्पन्न पद्धति में क्या करते हैं हम? व्युत्पन्न मानते हैं कुछ सरल यौगिकों के। तो सरल यौगिक क्या है? कुछ सरल यौगिकों के नाम फिक्स कर दिए। ठीक है ना, ध्यान से देखना इसको, अच्छी है, मतलब ये समझने लायक है। आप जब तक इसको समझेंगे नहीं आपको थोड़ी सी कठिन लगेगी, इसलिए ध्यान से समझना इसको। छोटा सा है, कुछ भी नहीं है। 3 प्रकार के सरल यौगिक देखते हैं हम इसमें। एक तो देखते हैं CH4। CH4 क्या नाम है इसका? मेथेन। एक देखते हैं हम CH3OH, इसका क्या नाम है? कार्बिनोल। और एक है CH3COOH, इसका नाम है एसिटिक अम्ल। ठीक है ना, क्या है व्युत्पन्न पद्धति अभी समझ जाओगे तुम। पहले तो याद रखो कि इसके नाम बनते हैं सरल यौगिकों से। सरल यौगिक कौन से हैं? मेथेन, कार्बिनोल और एसिटिक अम्ल। CH4 तो है मेथेन, CH3OH का नाम है कार्बिनोल, और CH3COOH का नाम है एसिटिक अम्ल। देखो ये दोनों तो सुने होंगे आपने, CH3COOH अभी अपन ने रूढ़ पद्धति में देखा था, एसिटिक अम्ल नाम है इसका। CH3OH का वैसे तो रूढ़ में अलग नाम था इसका, कास्ट स्प्लिट, लेकिन यहाँ पे व्युत्पन्न पद्धति में इस सरल यौगिक का नाम क्या दिया गया? कार्बिनोल। अब क्या है, ये जो कार्बन है ना, इसको थोड़ा सा खोल के लिखता हूं मैं। CH4 को लिखता हूं CH। ठीक है ना, इस कार्बिनोल को लिखता हूं C, यहाँ OH H। एसिटिक अम्ल को लिखता हूं COOH, तो है ही C। ये जो C है यहाँ से H। ठीक है, अब क्या है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हाइड्रोजन है, इन कार्बन से जुड़े हुए ये जो हाइड्रोजन है, इनके अलावा कुछ और प्रतिस्थापी आ जाएंगे, तो इस सरल यौगिकों के नाम के आगे हम उन प्रतिस्थापियों का नाम जोड़ देंगे। क्या करना है, याद रखो, हाइड्रोजन के स्थान पर आने वाले जो भी प्रतिस्थापी आएंगे ना, उसका नाम, जो इनके सरल यौगिक हैं उनके नाम के पहले लिख देंगे बस। अब सर हमें तो समझ में नहीं आई बात, आपको बात समझ में आएगी उदाहरण से। याद रखो, CH4 का नाम मेथेन, CH3COOH का कार्बिनोल, और CH3COOH का एसिटिक अम्ल, और CH3OH का कार्बिनोल। अब उदाहरण से कैसे समझ में आएगी? उदाहरण यहीं से देख लो फटाफट। मान लो CH3CH3, इसका मैंने तुमसे पूछा व्युत्पन्न नाम। अब इसका व्युत्पन्न नाम क्या होगा? इसका व्युत्पन्न नाम होगा CH3CH3। हमें पता है कि यहाँ पे अगर हाइड्रोजन हट के CH3 जुड़ा हुआ है, तो ये तो कौन सा यौगिक आ गया हमारा? सरल यौगिक। और एक क्या हो गया यहाँ पे हमारा? प्रतिस्थापी। तो बताओ सरल यौगिक का नाम क्या है? मेथेन। इसके पहले किसका नाम लिखे हैं? इस प्रतिस्थापी का। अब आपको पता है CH3 प्रतिस्थापी का नाम क्या है? मेथिल। एक कार्बन वाले प्रतिस्थापी का नाम पीछे क्या लगता है? इल। तो
इसका व्युत्पन्न नाम क्या हो गया? मेथिल मेथेन। आई बात समझ में? और उदाहरण देखते हैं, और बात समझ में आएगी। इसका देखता हूं मैं इसी प्रकार, CHOH, एक और दो प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं। एक प्रतिस्थापी तो CH3 ही जुड़ा हुआ है और एक प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है मान लो आपका Cl। ठीक है ना? अब इसमें मुझे देख के बताओ सरल यौगिक कौन सा है। सरल यौगिक इससे देख के बताओ। ये रहा, ठीक है ना? ये क्या है आपका? सरल यौगिक, ठीक है ना? और ये दोनों क्या है? प्रतिस्थापी। ये भी प्रतिस्थापी और ये भी प्रतिस्थापी। तो सरल यौगिक का नाम क्या है यहाँ पे? CH3OH। क्या नाम है इसका? कार्बिनोल। तो लिख दो पहले तो कार्बिनोल, और अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में प्रतिस्थापियों का नाम लिख दो। तो क्लोरो और मेथिल, इनमें से पहले कौन है? क्लोरो। तो क्लोरो मेथिल, दोनों प्रतिस्थापियों के नाम लिख दिए। कार्बिनोल, क्लोरो मेथिल कार्बिनोल, क्लोरो मेथिल कार्बिनोल। आई बात समझ में? और उदाहरण देखें हम, और उदाहरण देखते हैं। इनको मिटा देता हूं। आगे बात समझ में? क्या किया है यहाँ पे? ये यौगिक कैसे बना? ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन हट गया, इसकी जगह पे क्या जुड़ गए? प्रतिस्थापी। तो इस सरल यौगिक का नाम तो कार्बिनोल है और प्रतिस्थापियों के नाम और लिख दिए उसके पहले। ठीक है, सिंपल है। और उदाहरण करें, और उदाहरण करते हैं। ठीक है, तो ये सरल यौगिक है। और उदाहरण करें, मान लो CH3 और यहाँ भी CH। देखना काफी अच्छा उदाहरण है। अब इसमें बताओ कौन है, कौन है इसमें सरल यौगिक क्या है? ये दिख रहा है सरल यौगिक, ये रहा। ये क्या है आपका सरल यौगिक? कौन सा वाला? दिख गया, मेथेन। कितने प्रतिस्थापी हैं? 3। तो 3 प्रतिस्थापी है, मतलब ट्राई। तीनों तीनों एक जैसे ही है, तो ट्राई। क्या नाम है प्रतिस्थापी का? मेथिल। और अब हम किसका नाम लिखेंगे? पहले तो प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं और लास्ट में सरल यौगिक का। कौन है सरल यौगिक? मेथेन, ठीक है ना? या फिर सरल यौगिक का नाम लिख के उसके पहले प्रतिस्थापी लिख दो। जैसे मान लो उदाहरण है Cl Br CH3 COOH। अब कौन सा वाला सरल यौगिक है? दिख रहा है एसिटिक अम्ल, साफ साफ दिखाई दे रहा है एसिटिक अम्ल। ये 3 प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं, तो 3 प्रतिस्थापियों के क्या नाम है? अब देखो चेंज कर देता हूँ इसमें, CH2 CH3, ठीक है ना? तो ये भी प्रतिस्थापी, ये और ये, इसका नाम है क्लोरो, इसका ब्रोमो और इसका एथिल। एथिल ई से चालू होता है, क्या नाम है? ब्रोमो क्लोरो एथिल। और अब सारे प्रतिस्थापियों के नाम लिख दिए। अब कार्बिनोल, सॉरी, अब नाम लिखना है व्युत्पन्न का। क्या है व्युत्पन्न? एसिटिक अम्ल, ठीक है। और उदाहरण देखते हैं। C, ये OH, CH3 CH CH3 CH2, ठीक है ना? सबसे पहले देखना पड़ेगा आपको सरल यौगिक। सबसे पहले सरल यौगिक छांट लिया करो अपने आप, उससे जुड़े हुए प्रतिस्थापी आ जाएंगे। ये गोले में प्रतिस्थापी, ये डैश 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 चौकोर में सरल यौगिक। तो बताओ प्रतिस्थापी कौन सा है? एथिल मेथिल। तो एथिल पहले आएगा, मेथिल बाद में आएगा। एथिल मेथिल कार्बिनोल है ना, ये कार्बिनोल। आ गई बात समझ में? सिंपल है, अनेक उदाहरण कर सकते हो इससे तुम। और उदाहरण करें, देखो और अच्छा उदाहरण, CH3 CH3 और OH। सबसे पहले देखो कार्बिनोल, दिख रहा है ये कार्बिनोल। सबसे पहले छांट लो आप, जो भी सरल यौगिक है उसको छांट लो। कार्बिनोल दिख रहा है हमें। अब प्रतिस्थापी जो भी इनसे जुड़े हुए पूरा का पूरा, ये प्रतिस्थापी, ये गोला प्रतिस्थापी, ये इसका क्या नाम है? इसका नाम बताओ। इससे ये जो जुड़ा हुआ है ना, देखो ये क्या जुड़ा हुआ है? ये दिख रहा है तुम्हें? आइसो समूह,
आइसोप्रोपिल है ना ये, आइसो समूह है ये, कौन सा समूह है, आइसो। अब बताओ यहाँ क्या नाम आएगा, सबसे पहले किसका नाम आएगा, ये आई से, आइसो मतलब आई से चालू हो रहा है, ये एथिल ई से, ये एम से, ए बी सी डी ई सबसे पहले आता है, एथिल, आइसो प्रोपिल, अगला प्रतिस्थापी है मैथिल, और अब सरल यौगिक का नाम लिख देंगे लास्ट में, कार्बिनोल। ठीक है, इस तरह ये व्युत्पन्न नाम आपके शुरू भी हो गए और खत्म भी हो गए, बस इतना सा है व्युत्पन्न। ये तीन सरल यौगिक याद रख लेना आप, एक तो मेथेन, एक कार्बिनोल और एक एसिटिक अम्ल। इन्हीं सरल यौगिकों से व्युत्पन्न बन गए, हाइड्रोजन हटके बस प्रतिस्थापी लग गए, ये इनके व्युत्पन्न कहलाते हैं। किनके व्युत्पन्न है ये, सरल यौगिकों के व्युत्पन्न। ये यौगिक किसका है, किसको, ये किसका व्युत्पन्न है, सरल यौगिक एसिटिक अम्ल का व्युत्पन्न है। ठीक है, सिंपल क्लियर, बस यही है, इतना सा व्युत्पन्न पद्धति। यह आपकी व्युत्पन्न पद्धति खत्म हो गई। तो रूढ़ और व्युत्पन्न पद्धति हमारी खत्म हो गई। अब तीनों नामकरण पद्धति हमने कर ली IUPAC के पहले वाले लेक्चर में, और व्युत्पन्न और रूढ़ पद्धति जो कि एक छोटा सा पार्ट था वो हमने कर लिया। ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत है, ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस थोड़ा सा आपको याद रखना है, बस और कुछ नहीं है इसमें। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब हमारा नामकरण वाला काम खत्म हो गया, कार्बन के गुण हमने पढ़ लिए, उनके नामकरण पढ़ लिए, तो कार्बन पूरा खत्म हो गया, हाइड्रोकार्बन एक तरह से पूरा खत्म हो गया। अब कार्बन से और जो, जैसे अब एक टॉपिक आएगा कार्बन के अपर रूप, अब हम अपर रूप पढ़ेंगे कार्बन के, वो भी अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्बन के अपर रूप। ठीक है, उसके बाद कुछ और कार्बनिक यौगिक जो हैं, उनमें से जो मुख्य कार्बनिक यौगिक हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। कुछ मेन इंपॉर्टेंट जो कार्बनिक यौगिक है, अनेक हैं, बहुत सारे हैं कार्बनिक यौगिक, लेकिन उनमें से जो मेन है, मुख्य है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जाने के पहले वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करते ही वहां बेल आइकन आएगा, उसको प्रेस कर दीजिए। ठीक है, गुड नाइट।